Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today's lecture number 2 for the course of Steel Structures. This course is generally for BSc Civil Engineering Technology. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today's lecture number 2 and week number 2. The topic of today's lecture is types and rolling of structural steels. जो स्ट्रक्चरल स्टील्स हम यूज़ करते हैं सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर, उनके कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं, रोलिंग बेसिकली क्या होती है और रोलिंग के डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, और स्ट्रक्चरल स्टील्स के डिफरेंट टाइप्स या स्ट्रक्चरल स्टील के जो डिफरेंट सेक्शंस हम इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे आज. दीज आर योर रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स. समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर. हमने अपने पिछले क्लास में व्हाट इज स्टील, स्टील होता क्या है, आयरन से किस तरह से वो मैन्युफैक्चर होता है, उसके बाद हमने होली कुरान का हवाला देके जो है वो आयरन का डिस्कस किया. देन वी डिस्कस द स्टील मेकिंग प्रोसेस बेसिकली, कि स्टील किस तरह से जनरेट होता है, मैन्युफैक्चर होता है सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के लिए, हम किस तरह से स्टील को बनाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, and what are the treatments and processes that are affecting basically the steel properties. वो किस तरह से ट्रीटमेंट है और प्रोसेस है कौन से जो अफेक्ट करते हैं. और उसके बाद हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्ट्रक्चरल स्टील्स के डिस्कस किए एंड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील भी हमने डिटेल में डिस्कस किया. Now in our today's lecture, first of all we will discuss about the types of structural steel. Types of structural steel कौन से हैं, उसके बाद हम रोलिंग पढ़ेंगे. रोलिंग बेसिकली क्या होती है, और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, और ये किस तरह से अफेक्ट करता है मैकेनिक्स ऑफ स्टील को बेसिकली. Then we will discuss about the hot rolled and cold rolled steel sections, standard steel shapes, built up sections, modern structural steels, and उसके बाद जो है वो use of high strength steels in the field of civil engineering हम डिस्कस करेंगे. Now types of structural steel. Steels basically are divided in 4 major categories depending on the carbon percentage, कि हमने डिस्कस किया था अपनी लास्ट क्लास में कि कार्बन बेसिकली is affecting the ductile natured properties of the steel, कि हम कार्बन के परसेंटेज के हिसाब से जो है वो हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. उसके लिए हमारे पास 4 मेजर कैटेगरीज हैं. नंबर 1 इज द लो कार्बन स्टील. उसके अंदर कार्बन का जो कंटेंट होता है वो 0.15 से कम होता है परसेंटेज में. उसके बाद माइल्ड कार्बन स्टील आता है जो 0.15% टू 0.29% हम कार्बन यूज़ करते हैं. उसके बाद जो है वो मीडियम आ गया. उसके बाद हाई कार्बन स्टील जिनके अंदर कार्बन का कंस्टिट्यूएंट जो है वो 0.6 से लेके 1.7% तक हम यूज़ करते हैं. Now the E value, modulus of elasticity for steel, generally varies in the range of 185 gigapascal to 230 GPa, and average जो है वो हम कंसीडर कर रहे होते हैं 200 gigapascal. यूनिट वेट ऑफ स्टील 77 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड उसके बाद यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट हम जो यूज करते हैं 23 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब के हम यूज करते हैं. ये तो बेसिक बैकग्राउंड था ओवरऑल की स्ट्रक्चरल स्टील का, जो हमने लास्ट क्लास में समराइज किया, जो ओवरऑल जनरल एक ओवरव्यू लिया. ये उसके मजीद डिटेल्स वगैरह हैं. अब आगे चलते हैं कि व्हाट इज रोलिंग बेसिकली. रोलिंग क्या होती है. रोलिंग एक प्रोसेस होता है इन विच वी प्लास्टिकली डिफॉर्म द मेटल. प्लास्टिकली डिफॉर्म एनी टाइप ऑफ मेटल. मेटल हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहा है, मेटालिक प्रॉपर्टीज ऑन दिस मटेरियल की. अब ये बेसिकली प्लास्टिकली डिफॉर्म कहने का क्या मकसद है. Plastically deform when material deform beyond the yielding point. For example, in our normal case, this is our elastic stress when true stress and strain curve के अंदर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक इलास्टिक रेंज है मटेरियल की. जब मटेरियल यील्ड होता है बेसिकली तो ये अपर यील्डिंग पॉइंट कहलाता है और ये लोअर यील्डिंग पॉइंट कहलाता है. यील्डिंग होने के बाद स्टील दोबारा जो है वो अपनी एक स्ट्रेन हार्डनिंग दोबारा हम कहते हैं, या जो है वो स्ट्रेस दोबारा डेवलप होती है उसके अंदर, वो एक अल्टीमेट पॉइंट पे जाके फेल हो जाता है जिसको हम अल्टीमेट स्ट्रेसेस कहते हैं. अब हमारा जो बेसिकली प्लास्टिकली डिफॉर्म कहने का मकसद कि ये यील्डिंग पॉइंट जो ड्रॉप होती है अपर टू लोअर यील्डिंग पॉइंट, इसको हम ड्रॉप ना होने दें और इसको हम मजीद इंक्रीज होने दें. प्लास्टिकली डिफॉर्म होने के बजाय जो है वो यील्डिंग पॉइंट जो है इसके आगे मजीद कंटिन्यू होता जाए, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर आपको नजर आ रहा है. तो इस केस को बेसिकली हम कंसीडर करते हैं एज ए प्लास्टिकली डिफॉर्म व्हेन मटेरियल डिफॉर्म बियॉन्ड द यील्डिंग पॉइंट. के बियॉन्ड यील्डिंग पॉइंट मटेरियल आपका एक्सटेंड हो जाता है, जिसको हम प्लास्टिकली डिफॉर्म मटेरियल कंसीडर करते हैं. नाउ रोलिंग प्रोसेस बेसिकली क्या है. रोलिंग प्रोसेस जो है एक बेसिकली हम क्या करते हैं उसके अंदर
कि स्टील के जो थिकर कोई मेंबर है स्टील का या थिकर स्टील की प्लेट है, उसको हम रोल करते हैं या उसको हम पास करते हैं दो रोलर्स के दरमियान, उसको प्रेस करते हैं, दैट प्रोसेस बेसिकली इज नोन एज अ जो है वो रोलिंग प्रोसेस। अब फॉर एग्जांपल ये एक थिकर प्लेट स्टील की नजर आ रही है, इसको हमने इन दो रोलर्स के दरमियान, और रोलर जो है वो रोटेट कर रहे हैं, दोनों रोलर जो है वो एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और स्टील का इन दोनों रोलर्स के दरमियान एक फ्रिक्शन या एक ग्रिप डेवलप होती है, और ये रोलर जैसे ही रोटेट कर रहे होते हैं ये इसको मूव कराते हैं इस कंप्रेशन लोड के अंडर में। बेसिकली दैट प्रोसेस इज नोन एज अ रोलिंग प्रोसेस। अब जब स्टील को हमने रोल किया यहां से, तो ये थिकर डायमेंशन का जो स्टील था इसने प्रेस करके एक थिनर डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। दिस बेसिकली प्रोसेस इज नोन एज अ रोलिंग प्रोसेस। अब हॉट रोलिंग एंड कोल्ड रोलिंग क्या होती है? हॉट रोलिंग प्रोसेस जो है वो बेसिकली अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का हम कंसीडर करते हैं, और कोल्ड रोलिंग के अंदर बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की हम बात कर रहे होते हैं। अब ये रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है, इसको हम मजीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो कोल्ड फॉर्म है बेसिकली वो बनाया जाता है स्टील एट रूम टेम्परेचर्स के ऊपर, यानी कि बिलो क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, जिसके अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं एक मटेरियल के अंदर, वो ग्रेन्स बेसिकली आपके जो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं आपके रूम टेम्परेचर के ऊपर। और हॉट रोलिंग बेसिकली जो है वो हॉट करके स्टील को गर्म करके उसके बाद हम प्रोसेस करते हैं, यानी कि अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर में उसको हम यूज करते हैं। Now what is recrystallization temperature? यहाँ पे एक थियोरेटिकली बैकग्राउंड में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर बेस्ड ऑन डायग्राम भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। Now recrystallization temperature basically is not referred to as a definite temperature below which recrystallization will occur, but refers to an approximate temperature. ये एक ऐसी टेम्परेचर का मिनिमम पॉइंट है या एक अंदाजे में एक ऐसी अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर पॉइंट है जिसके ऊपर जो है व्हेन अ हाईली कोल्ड वर्क्ड मटेरियल कंप्लीटली रिक्रिस्टलाइजेस, जिसके जो ग्रेन पार्टिकल्स हैं वो रिक्रिस्टलाइज हो जाते हैं ऑलमोस्ट अराउंड जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है वो 1 आवर होता है। तो इस केस के अंदर हम कंसीडर कर सकते हैं कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर फॉर प्योर मेटालिक बॉडीज जो है ऑलमोस्ट 1 आवर रिक्वायर्ड है। When pure metal seems to have a low crystallization temperature as compared with impure metals and alloys, increasing annealing time, decreasing the time of recrystallization temperature। कि recrystallization temperature एक ऐसी एक मिनिमम या अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर होता है जो कि बॉडी के अंदर मेटालिक सब्सटेंस के अंदर रिक्रिस्टलाइजेशन जनरेट करता है, उसके जो ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो लार्जर ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू स्मॉलर ग्रेन्स। The recrystallization temperature is far more sensitive to changes in temperature than to variation in time at constant temperature। जो एक sensitive है बेसिकली मटेरियल, जिस तरह के आपके मेटल्स हैं उनके लिए रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर डिफरेंट है, आपके अगर अलॉयज हैं उनके लिए डिफरेंट है, अगर लीड और निकल की बात करें उनके लिए डिफरेंट है, जिंक के लिए डिफरेंट है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर एक बेसिकली बेंचमार्क है। अगर उस टेम्परेचर से अब रीजन में हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो एक और फिनोमेना बन जाता है जिसको हम हॉट रोलिंग कंसीडर कर रहे होते हैं, और कुछ जो है वो हम उसको एज अ कोल्ड रीजन कंसीडर कर रहे होते हैं। Now the recrystallization is indicated by sharp drop in tensile strength। ये tensile strength के अंदर जो है वो recrystallization temperature जो है बेसिकली एक रोल प्ले कर रहा होता है, उसके अंदर significant drop अपीयर कराता है। For equal amounts of cold working, more strain hardening is introduced into initially fine grain metal that coarse grained metal। कि को मटेरियल्स के अंदर, मेटल्स के अंदर कोर्सर ग्रेन्स होते हैं और फाइनर ग्रेन्स होते हैं। ये किस तरह से हम ग्रेन्स या रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की हम बात करते हैं, ये आपको एक मजीद पूरे डिटेल इस डायग्राम के अंदर सारा मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। लेट्स सपोज वी हैव वन मेटल, कोल्ड रोल्ड स्टील बेसिकली जो है वह रूम टेम्परेचर या लोअर टेम्परेचर या लोअर क्रिस्टलाइजेशन रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे काम कर रहा होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। अब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का पूरा मैकेनिज्म जो इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट लेट्स सपोज वी हैव वन मेटल हियर, उसके अंदर जो ग्रेन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कोर्सर ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन है और इनका सर्कुलर ग्रेन्स है फॉर एग्जांपल। तो जब इसको हमने रोल किया एट रूम टेम्परेचर, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के अंदर एट रूम टेम्परेचर के अंदर हमने दो रोलर्स के दरमियान इसको प्रेस कराया, तो जो कोर्सर क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म था वो एक फाइनर
मजीद जो है वो फाइनर क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे। तो जब ये वाला मैकेनिज्म बनता है तो ये कोर्सर ग्रेन्स जो है वो कंप्रेस हो गए यहाँ पे इस रीजन के अंदर, और अगर मजीद में इसको एक और रोलर के प्रोसेस में से गुजारता हूँ तो इसके बारीक पार्टिकल्स जो हैं वो इस फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, यानी इसके ग्रेन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए इस फॉर्म के अंदर। तो ये आप तब तक प्रोसेस चलाते हो, लेयर्स में से उसको पास कर रहे हो तो जब तक आपको पास जो है वो यूनिफॉर्म फाइनर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ जाती ग्रेन्स की, तब तक जो है वो आप इस प्रोसेस के जरिए गुजार रहे होते हो, कंप्रेस कर रहे होते हो एक स्टील के मेंबर को। दैट मेंबर बेसिकली या दैट मैकेनिज्म विल बी कंसीडर्ड एज अ कोल्ड वर्किंग मैकेनिज्म, क्योंकि ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से जो है वो नीचे के अंदर काम कर रहा होता है और रूम टेम्परेचर के ऊपर, और इस मैकेनिज्म को या प्रोसेस को हम कोल्ड वर्किंग प्रोसेस कंसीडर करते हैं। नाउ अगर मैं कोल्ड वर्किंग की बात नहीं करूं, फॉर एग्जांपल हॉट रोल प्रोसेस के अंदर अगर हम इसको इस सब्सटेंस को थोड़ा सा गर्म करके हॉट रोलिंग प्रोसेस में से गुजारें, उसको कंप्रेस करें, तो डायरेक्टली ये पार्टिकल्स जो हैं वो आपके फाइनर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, फाइनल ग्रेन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। देयरफॉर दिस प्रोसेस विल बी कंसीडर्ड एज अ हॉट वर्किंग प्रोसेस एंड दिस स्ट्रेट विल बी कंसीडर्ड एज अ कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। नाउ recrystallization temperature है minimum temperature in which matter transforms into recrystallization, यानी कि उसकी फौरन जो ट्रांसफॉर्म हो जाए recrystallization के अंदर उस टेम्परेचर के ऊपर, that condition basically या that temperature is known as a recrystallization temperature. Now अब होता क्या है कि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के अंदर जब इस मटेरियल को हमने ट्रांसफॉर्म किया इस मटेरियल के अंदर, तो इस मटेरियल के अंदर जो ग्रेन्स थे वो कंप्रेस हो गए, तो इसकी जो बल्क डेंसिटी थी या एक बल्क हार्डनेस थी वो इंक्रीज हो गई। इस केस के अंदर क्या होता है कि स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है और डक्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है इस केस के अंदर। सही। अब हमारे पास दूसरा केस जो था वो ये होता है कि जब अगर हमें मटेरियल को मजीद फाइनर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इस केस के अंदर दोनों चीजें आपकी इंप्रूव हो रही होती है, स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी दोनों। अब प्योर मेटल के केस के अंदर हमारे पास जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है वो 0.3% ऑफ मेटल जो है वो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर का होता है ऑलमोस्ट अराउंड, और अलॉय के केसेस में 0.5% ऑफ मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर के अराउंड होता है। जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है आयरन का वो अराउंड 450 डिग्री सेल्सियस है, और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर फॉर स्टील है जो हमारा अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है बेसिकली आपके जो कोर्सर फॉर्म्स हैं, जो ग्रेन्स कोर्सर ग्रेन्स है उनको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू फाइनर ग्रेन्स। अगर वो एक रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से अबव के अंदर हम अप्लाई करके इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ हॉट रोलिंग प्रोसेस। अगर उसको हम रूम टेम्परेचर के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ कोल्ड रोलिंग प्रोसेस, स्टील या जो है कोल्ड रोलिंग प्रोसेस। नाउ व्हाट इज हॉट रोल्ड स्टील? Hot rolling is a mill process which involves rolling the steel at higher temperatures, यानी कि above the recrystallization temperature से above हम जब इसको रोल करते हैं, प्रेस करते हैं तो रोलर्स के दरमियान over 1700 degree Celsius Fahrenheit. This is a part of the reason hot rolled steel is typically cheaper than the cold rolled steel. कि कोल्ड रोल्ड स्टील आपका डिफरेंट प्रोसेसेस से आप गुजारते हो, अलग अलग उसको कंप्रेस करते जाते हो जब तक आपके पास ग्रेन्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से नहीं आ जाती। हॉट रोल के अंदर आपने डायरेक्टली जो है उसको थोड़ा सा गर्म किया, कंप्रेस किया दो लेयर्स के दरमियान, और आपके पास डायरेक्टली ये फॉर्म आ जाती है। तो आपके पास जो एक मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है, ये चीपर मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है देन द कोल्ड रीजन, देन द कोल्ड स्टील सेक्शंस बेसिकली। हॉट रोल्ड स्टील इज यूज्ड व्हेन प्रिसाइज शेप्स एंड टॉलरेंसेस आर नॉट रिक्वायर्ड। जब आपके पास प्रिसाइज मेंबर्स की बात आ जाती है, टॉलरेंसेस की, छोटे छोटे जो है वो डायमेंशंस को आपने फोकस करना होता है, उस केस के अंदर आपके हार्ड रोल्ड सेक्शंस जो हैं वो फेल हो जाते हैं। तब आपको दोबारा जो है वो कोल्ड सेक्शंस के अंदर मूव करना होता है। नाउ व्हाट इज कोल्ड फॉर्म्ड स्टील? Cold formed steel is the common term for products made by rolling or pressing steel into semi-finished or finished goods at relatively low temperatures. कि ये प्रोडक्ट्स बेसिकली हम स्टील को रोल करते हैं एट रूम टेम्परेचर्स बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। देयरफॉर इनको आप सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो। ये जो है इनका काम जो है वो वेरी लो टेम्परेचर्स या इवन एट रूम टेम्परेचर्स जो है वो इसका काम होता है। ओवरऑल in the construction industry both structural and non-structural elements are created from thin gauges of sheet steel. कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स एंड नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो है इस मैकेनिज्म के तहत कोल्ड फॉर्म स्टील के तहत जो है वो आप बना सकते हैं थिन गेजेस, थिन जो है वो स्टील की प्लेट से, थिन स्टील की लेयर से।
Now rolled steels, when it comes down to making cold rolled steel and hot rolled steel, the process is basically similar, quite similar process. इनका जो है वो प्रोसेस ऑलमोस्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स या मैन्युफैक्चरिंग रोलिंग प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर है. दे आर बोथ मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल्स. दोनों जो है वो सेम मटेरियल से बनाए जाते हैं, ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है. तो खास फर्क क्या है दोनों के अंदर, जबकि इनकी दोनों की जो कंपोजिशंस हैं, दोनों के जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट हैं, उनको देखते हैं. दे गो थ्रू अ सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक्सेप्ट फॉर वन क्रूशियल पार्ट, कि ये दोनों एक ही मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं. मटेरियल्स भी सिमिलर हैं, सारी चीज़ें जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी सिमिलर है, लेकिन एक सिंपल क्रूशियल डिफरेंस है दोनों के अंदर. कोल्ड रोल्ड स्टील इज रोल्ड और पास थ्रू एट लीस्ट 2 रोलर्स एट रूम टेम्परेचर अंटिल इट फॉर्म्स द डिजायर्ड शेप एंड डायमेंशंस. कि कोल्ड रोल्ड बेसिकली जो है वो जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं जो प्रोसेस है, उसके अंदर जब रोलर्स में से आप पास करते हो, उसको कंप्रेस करते हो, ये प्रोसेस जो है वो बेसिकली रूम टेम्परेचर के ऊपर होता है. इसमें जो स्टील हम यूज कर रहे हैं वो भी हमारा ठंडा स्टील होता है और उसको हम एक प्रोसेस के जरिए गुजार रहे होते हैं. हाउएवर एट हॉट रोल्ड सेक्शंस steel is rolled at or above its recrystallization temperature which is about 1700 degree Fahrenheit. कि स्टील को इस प्रोसेस के अंदर जो है हम एक हॉट या अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो है वो अप्लाई करके उसके बाद रोलर्स में से पास कर रहे होते हैं. तो ये मैकेनिज्म बेसिकली आपका क्विकली ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्टील आपका रिक्रिस्टलाइजेशन फॉर्म के अंदर, और जो कोल्ड फॉर्म है उसके अंदर हम तब तक अप्लाई कर रहे होते हैं जब तक जो है वो मटेरियल आपका प्रॉपरली उस डिजायर्ड डायमेंशंस एंड शेप्स के अंदर नहीं आ जाता. नाउ व्हाई इज स्टील रोल्ड, व्हाई एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, कि हम स्टील को रोल क्यों करते हैं, कि क्या फर्क पड़ गया दोनों के अंदर जो है वो हम डिफरेंट प्रोसेसेस के जरिए हम उसको कर रहे हैं. एंड व्हाई एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, कि कोल्ड फॉर्म के अंदर जो है वो हम रूम टेम्परेचर के ऊपर प्ले कर रहे हैं और जो है वो हॉट रोल के अंदर हम जो है अपना एक रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर बात कर रहे हैं. दिस इज बिकॉज कि हमारे पास जब यील्डिंग रीजन की बात हो रही थी, अपर यील्डिंग पोर्शन लोअर यील्डिंग पोर्शन बन रहा था, वहां पे हमने प्लास्टिसिटी रिफॉर्म करानी है कि रोलिंग स्टील रिमूव्स इंड्यूसिंग स्ट्रेसेस, जो उसके अंदर स्ट्रेसेस है उनको वो रिलीज करता है, इंड्यूसिंग स्ट्रेसेस को, एंड ग्रेन डिफॉर्मेशंस ऑफ द स्टील, कि ग्रेन डिफॉर्मेशन जो होती है स्टील की वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. कोर्सर ग्रेन जो डिफॉर्मेशन थी वो आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो गई इनटू द फाइनर, अगेन उसको प्रेस किया इनटू द फाइनर, अगेन उसको प्रेस किया इनटू द फाइनर. तो जितना स्टील को आप कंप्रेस करते जाते हो इनटू लेयर्स, वो आपका ट्रांसफॉर्म हो जाता है मटेरियल इनटू जो है वो आपका उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी जो सेक्शन डायमेंशंस हैं, सारी चीजें जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं. Now, rolling steel also forms steel into desirable shapes and dimensions. कि again by rolling and rolling आप जो है उसके desired dimensions and shapes बनाते हैं. कि जब हम उसका प्रोसेस दोनों का डिफरेंट करते हैं, मटेरियल्स दोनों के सेम है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दोनों का सेम है, तो जब एक क्रूशियल पार्ट था उस क्रूशियल पार्ट की वजह से द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हॉट रोल्ड स्टील एंड कोल्ड रोल्ड स्टील जो है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाते हैं. किस तरह से चेंज होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम अपीयरेंस की बात करें, उसके लुक की बात करें, हॉट रोल्ड स्टील जो है वो स्केली, इट लुक्स लाइक अ ब्लू ग्रे फिनिश, रफ टू टच, उसका सरफेस जो है वो रफर होता है, जैसे राई सेक्शंस हो गए, आपके बड़े बड़े मेंबर्स जो आप स्टील के बने हुए देखते हैं. कोल्ड फॉर्म ग्लॉसी ग्रे फिनिश, उसके बाद स्मूथ टू द टच, कि जब आप उनको टच करते हैं कोल्ड फॉर्म स्टील जो है वो उसका स्मूथर सरफेसेस होते हैं, उसका जो है वो एक ग्लॉसी अपीयरेंस होती है, इसकी स्केली अपीयरेंस होती है. रफ इन द टच, कलर जो है वो ऑलमोस्ट दोनों का सिमिलर आप कंसीडर कर सकते हैं. डायमेंशंस, हॉट रोल लेस प्रिसाइज, थोड़े बहुत डायमेंशन ऊपर नीचे हो सकते हैं. कोल्ड रोल फॉर्म के अंदर आप उसको मोर प्रिसाइज करके जो आपके रिक्वायर्ड एग्जैक्ट इन मिलीमीटर्स आप प्ले कर सकते हैं, इसके अंदर इवन लेस देन मिलीमीटर आप प्ले कर सकते हैं. नाउ स्ट्रेंथ, hot rolled are weaker sections basically and cold rolls are stronger up to 80% better yield strength. 80% जो है इनकी hot rolled sections है ज़्यादा strength होती है. up to 40% better tensile strength. tensile strength जो है वो hot rolled sections से जो around cold rolled sections की 40% ज़्यादा होती है. इवन ये members जो है वो thinner भी होते हैं, ये मेंबर थिनर हैं, ये थिकर मेंबर्स हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो है वो यील्ड स्ट्रेंथ एंड इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत हॉट रोल्ड सेक्शंस के. Hot rolled is very less expensive and cold rolled is very expensive.
This varies on many factors including whether the steel that is being hot rolled is required to be reheated or not and whether the steel is pickled and oiled. इनकी प्राइसेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हिसाब से वेरी कर रही होती हैं। आप जिस तरह का डायमेंशंस हैं, जिस तरह का आपके मेंबर्स हैं, उस हिसाब से जो है वो आपके चार्जेस या आपकी जो कॉस्ट है वो आपको पड़ जाती है। नाउ प्रैक्टिकल यूजेस, हॉट रोल्ड स्टील जो है वो आई सेक्शंस हो गए, आई बीम्स हो गए, रेल रोड ट्रैक्स हो गई, मटेरियल्स नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज, ह्यूज मटेरियल अमाउंट में आपको मटेरियल चाहिए इनको बनाने के लिए। जो आप सेक्शंस ज़्यादातर यूज करते हो, दैट प्रोसेसेस आर बेसिकली जो मैन्युफैक्चर किए गए जिस प्रोसेस से, दैट प्रोसेस इज नोन एज हॉट रोल्ड स्टील। नाउ व्हाट आर द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ कोल्ड रोल्ड स्टील? जो आपको टूलिंग्स नजर आती हैं, मशीनिंग प्रोडक्ट्स नजर आते हैं, ऑटोमोटिव पार्ट्स नजर आते हैं, एनीथिंग दैट रिक्वायर्स मोर स्ट्रेंथ। जो आपके इक्विपमेंट्स बने हुए होते हैं ज़्यादातर, जो आपकी मशीनें हैं, जो आपकी गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, उसके बाद जो है वो आपके जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ जो है वो एक मेजर रोल प्ले करती है, जहाँ पे हायर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, उस केस के अंदर जो है वो आप स्टील को मैन्युफैक्चर कराते हो बाय कोल्ड रोल्ड स्टील प्रोसेस। उसके बाद आते हैं हॉट रोल्ड स्ट्रक्चरल शेप्स कि हॉट रोल्ड सेक्शंस हम इंडस्ट्री के अंदर किस रिक्वायर्ड शेप्स के हम यूज करते हैं। स्ट्रक्चरल स्टील कैन बी इकोनॉमिकली रोल्ड इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस विदाउट अप्रिशिएबली चेंजिंग इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। कि हमारे पास इकोनॉमिकल चॉइसेस हैं, इकोनॉमिकली हम उनको जो है वो वाइड वैरायटी ऑफ हिसाब से जो है वो डायमेंशंस एंड साइजेस के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। यूजुअली द मोस्ट डिजायरेबल मेंबर्स आर दोज विद लार्ज मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया इन प्रोपोर्शन टू देयर एरियाज। कि हम इंडस्ट्री के अंदर जो यूज करते हैं उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली जो है वो हायर हमारी चॉइस होती है बनिस्बत उनके एरियाज के हिसाब से। द आई, टी एंड सी शेप सो कॉमनली यूज फॉल इनटू दिस क्लास कि जो है वो हॉट रोल्ड सेक्शंस के अंदर हमारे जो स्ट्रक्चरल शेप्स यूज होते हैं इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली वो आई सेक्शंस हो गए, टी सेक्शंस, सी सेक्शंस, चैनल्स वगैरह। दीज आर द स्टील क्रॉस सेक्शनल शेप्स दैट आर हॉट रोल्ड इन द मिल्स, जो हॉट रोल्ड प्रोसेस के जरिए जो है वो मिल्स के अंदर बनाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ स्टील शेप्स, दीज आर द रिक्वायर्ड टाइप्स ऑफ स्टील शेप्स। हम इनको मजीद जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं कि एंगल सेक्शंस किस तरह से काम कर रहे होते हैं। टी सेक्शंस हो गए, आई सेक्शंस हो गए, चैनल सेक्शंस हो गए, सर्कुलर सेक्शंस हो गए। दीज आर द स्टैंडर्ड रोल शेप्स कि डब्ल्यू सेक्शन वाइड फ्लैंज सेक्शन, जो हम आई सेक्शन भी कंसीडर करते हैं, डब्ल्यू सेक्शन भी कंसीडर करते हैं। एस अमेरिकन स्टैंडर्ड बीम्स, सी सेक्शंस अमेरिकन स्टैंडर्ड चैनल्स, एंगल सेक्शंस डब्ल्यू टी और एस टी स्ट्रक्चरल टी मेंबर्स, पाइप सेक्शंस एंड स्ट्रक्चरल ट्यूबिंग सेक्शंस, बार्स एंड प्लेट्स। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील शेप्स हैं, स्टैंडर्ड रोल्ड शेप्स हैं जो कि हम इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। इनकी मजीद स्पेसिफिकेशंस क्या है, किस तरह से हम इनको डेजिग्नेट करते हैं, किस तरह से हम इनको सेलेक्ट करते हैं अपनी रिक्वायर्ड पर्पसेस के लिए, उनको हम चेक करते हैं। ये एक इंडस्ट्री के अंदर यूटिलाइजेशन है ऑफ दीज टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के आई गर्डर्स और टियर सेक्शंस हम कहाँ यूज करते हैं, एंगल सेक्शंस हो गए, आई सेक्शंस वगैरह हो गए, हम इनको कैसे यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, किन पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, वो ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 इज डब्ल्यू शेप्स। द लेटर डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर एन आई शेप विद द फ्लैंज। आई शेप गर्डर है बेसिकली आपका, उसको हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं डब्ल्यू शेप से। द क्रॉस सेक्शन इज डबली सिमेट्रिक इन द फॉर्म ऑफ लेटर आई। कि डबली सिमेट्रिक सेक्शन है, अगर आप उसको सेंटर से कट करते हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दोनों में, तो आपकी जो है वो सिमेट्रिकल सेक्शंस डेवलप होते हैं। यानी आप कट करते हो, आपको एग्जैक्टली लाइक अ मिरर दो एग्जैक्ट एक्यूरेट पार्ट जो है वो आपको नजर आते हैं अगर आप एग्जैक्टली सेंट्रॉइड से कट करते हो। The US customary designation of W1640. The US customary designation of this type of section, W sections, as W16x40, which means that the nominal depth of this section is 16 inches total depth, and the weight per unit length of the section is 40 pounds per foot. ये 16 inches basically is the depth of that section, nominal depth, and 40 means कि पर फिट के हिसाब से उसका जो है वो यूनिट वेट कितना है। Nominal height is the rounded off height to be used for common use, को उसको हाइट को राउंड अबाउट किया हुआ है। Actual depth of the section may be in decimals and somewhat different from this depth.
एक्चुअल डेप्थ जो है वो डेसिमल्स में भी हो सकती है, समहाउ थोड़ा बहुत इससे जो है वो वेरी कर सकती है, लेकिन जो डेजिग्नेशन है बेसिकली वो आपकी W16 40 मीन्स 16 इंचेस इज द नॉमिनल डेप्थ एंड 40 मीन्स पाउंड पर फिट। क्योंकि हम इसमें एक्चुअल डेप्थ की क्यों बात नहीं कर रहे, डेसिमल्स में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, वो इसलिए कि ये प्रिसाइज डायमेंशंस में नहीं बनाए जाते कभी भी, क्योंकि ये हॉट रोल प्रोसेस के जरिए बनाए गए हैं। हो सकता है कि फ्यू मिलीमीटर्स जो है वो हमारे सेक्शन जो है वो थिनर हो, या फ्यू मिलीमीटर जो है वो थिकर भी हो सकता है। द इक्विवेलेंट एसआई डेजिग्नेशन, अगर इसी डब्ल्यू शेप को जब यूएस कस्टमरी किस तरह से रिप्रेजेंट करा रहे थे, अब सिस्टम इंटरनेशनल जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है या सिस्टम इंटरनेशनल जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट कराता है, W410 into 60, which means W section has a nominal depth of 410 millimeters and the weight of 60 kgf per meter, कि उसका यूनिट वेट जो है वो पर मीटर के हिसाब से 60 किलोग्राम फोर्स पर मीटर के हिसाब से उसका यूनिट वेट है। दिस किलोग्राम फोर्स वेट पर यूनिट लेंथ कैन बी कन्वर्टेड इनटू किलो न्यूटन पर मीटर बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द फैक्टर 9.81 डिवाइड बाय 1000। ये आपके पास एक वाइड फ्लैंज सेक्शंस हैं, आई शेप्ड सेक्शन जिनको हम कहते हैं, या वाइड फ्लैंज सेक्शंस कहते हैं, डब्ल्यू शेप सेक्शंस। डब्ल्यू शेप सेक्शन अगर आप इसको यहाँ से सेंटर से कट करते हैं तब भी आपके पास दो जो है वो सिमेट्रिकल सेक्शन बन जाएंगे, अगर आप इसको यहाँ से कट करते हैं तब भी जो है वो आपके पास दो सिमेट्रिकल सेक्शंस बन जाएंगे। Therefore, this section is considered as a doubly symmetric sections। और ये बिल्कुल आपकी जो फ्लैंजेस हैं, अपर फ्लैंज एंड लोअर फ्लैंज दोनों, ये आपके स्लोप जो है इनके दरमियान नहीं होता, ये स्ट्रेट होती हैं बिल्कुल। स्लोप जो है वो 0 to 5% वेरी कर सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हम जो है स्लोप इसका 0 कंसीडर करते हैं। नाउ सेकेंडली वी हैव एस शेप्स। दिस टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल शेप हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इट विल बी कंसीडर्ड एज अ डबली सिमेट्रिक आई सेक्शंस। ये आपके डबली सिमेट्रिक आई सेक्शन होते हैं। एग्जैक्टली इसको आप यहाँ से कट करो, दो आपके पास जो है वो सिमेट्रिक सेक्शंस बन गए। अगर आप यहाँ से कट करते हैं तब भी जो है वो दो आपके पास जो है वो सिमेट्रिक सेक्शंस बन गए। प्रीवियसली कॉल्ड स्टैंडर्ड आई बीम्स और अमेरिकन स्टैंडर्ड बीम, पहले इसको जो है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड बीम से भी रिप्रेजेंट कराया जाता था और आई बीम्स भी कहा जाता था। अब इस सेक्शन को जो है वो एस सेक्शन कहा जाता है। इसके अंदर जो पिछले वाले सेक्शन से क्या फर्क था कि इसके फ्लैंजेस जो हैं वो थोड़े से छोटे हैं, लेकिन इसकी जो साइड्स हैं उनके अंदर जो है स्लोप प्रोवाइड किया गया 16 into 2/3%। और इसका जो विड्थ है ओवरऑल वेट टू डेप्थ रेशियोज जो है वो वेरी करता है 0.25 to 0.85% तक। द इनर एज ऑफ द फ्लैंज हैज अ स्लोप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 16.7 डिग्रीज। ये आपका स्लोप जो है वो 16.7 डिग्री का होता है। एंड डेजिग्नेशन फॉर दिस टाइप ऑफ सेक्शन इज S510 into 112, which means that the section is S-shaped, having a nominal depth of 510 millimeters and weight of 112 kilogram force per meter। यूनिट वेट जो है वो पर मीटर के पीस के लिए जो है वो आपका 112 किलोग्राम पर फोर्स का जो है वो इसका अपना वेट होता है, बेसिकली यूनिट वेट जिसको हम कंसीडर करते हैं। नाउ थर्ड वन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेक्शन बेसिकली इज एम शेप्स। एंड एम शेप इज डिफरेंट फ्रॉम डब्ल्यू एंड एस इन द फॉलोइंग वेज, कि एम शेप बेसिकली जो है वो किस तरह से डिफरेंट है पिछले टर्म से, यानी कि डब्ल्यू एंड एस से। इसके जो है वो वेरियस शेप्स अवेलेबल हैं। डबली सिमेट्रिक आई शेप्स है, नॉट क्लासिफाइड एज डब्ल्यू और एस शेप्स, रिलेटिवली लाइट वेट, यूज फॉर स्मॉलर स्पॉन्स एंड लेसर लोड्स। ये लाइट वेट मटेरियल है, लाइटर है बेसिकली। प्रीवियस जो दोनों सेक्शन है एम जो आपका डब्ल्यू और एस से, और बेसिकली जो है वो आपका ये स्मॉलर स्पैन्स के लिए यूज होता है। And designation of M310 into 17.6 section means that it is M-shaped section having a nominal depth of 310 millimeter and weight of 17.6 kilogram force per meter। इसका यूनिट वेट जो है वो 17.6 किलोग्राम फोर्स पर मीटर के हिसाब से इसका अपना यूनिट वेट है। टोटल डेप्थ जो है वो 310 मिलीमीटर की होती है। एस शेप की टोटल डेप्थ जो है वो 510 मिलीमीटर थी और डब्ल्यू शेप की टोटल डेप्थ जो है वो 410 मिलीमीटर थी। तो ये हमारे पास जो तीन आई सेक्शंस थे, बेसिकली आई सेक्शन पहले इनको कहा जाता था, फिर इनके अंदर मजीद डिस्ट्रीब्यूशंस आ गई। देयरफॉर जो डब्ल्यू एस एंड एम शेप्स हैं, इनका असल ओरिजिनल जो शेप है वो आई सेक्शंस हैं। इनको रिप्रेजेंट कराया गया है फॉर द डेजिग्नेशन पर्पसेस। एक को नाम दिया गया डब्ल्यू सेक्शन, दूसरे को नाम दिया गया एस सेक्शन, तीसरे को नाम दिया गया एम शेप या एम सेक्शन। उसके बाद हमारे पास आता है सी शेप्स या चैनल शेप्स।
C shapes have the following distinguishing features that are channel shapes with standard proportions. Inner flange slope is the same as that for the S shapes कि जो inner flange के अंदर जो slope develop हो रहा है ये अराउंड जो है वो same S shape के अंदर जो 16.7 डिग्री का हम यूज करते थे वही हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कोर्स भी previously called standard और American standard channels. Previously इनको जो है वो American standard channels कहा जाता था, अब जो है वो इसका नाम चेंज हो गया था, C shapes आ गया है. इसकी डेजिग्नेशन क्या है? C 150 into 19.3 section means standard channel shape with a nominal depth of total इसकी डेप्थ जो है वो 150 मिलीमीटर and weight of 19.3 किलोग्राम फोर्स पर मीटर. इसका अपना पर मीटर के हिसाब से जिसका यूनिट वेट होता है वो 19.3 किलोग्राम फोर्स होता है. उसके बाद हम आते हैं L shapes और angle sections के ऊपर. Various types of angle sections and their silent features are given below. Single angle sections are in the form of letter L. Single जो angle section होते हैं वो L letter के फॉर्म में होते हैं. If A is equals to B, these are called equal angle sections. If not, unequal angle sections. For example, ये दोनों lengths जो हैं वो A and ये B, अगर ये दोनों lengths आपकी equal हैं, it will be considered as a equal angle section. अगर ये L for example A ये साइड आपकी A है और ये साइड आपकी B है, दोनों जो है वो आपस में लेंथ इनकी इक्वल नहीं है, it will be considered as a unequal angle sections. Sides of the angle are called legs or arms. इनको legs और arms भी कहा जाता है. Now what is the designation of this type of angle sections? Represented by L89 into 76 into 12.7. ये अनइक्वल लेग एंगल के लिए रिप्रेजेंट कराता है, जिसकी लॉन्गर लेग जो है वो फॉर एग्जांपल फर्स्ट लॉन्गर लेग आ गई 89 मिलीमीटर, उसके बाद शॉर्टर लेग जो है वो 76 मिलीमीटर की होती है एंड देन और उसके बाद जो है उसकी लेग थिकनेस जो है वो 12.7 मिलीमीटर होती है. इस डेजिग्नेशन के अंदर हमारे पास कोई वेट की बात नहीं हो रही जिस तरह से प्रीवियस केसेस में था. यहाँ पे एंगल सेक्शंस हैं, एंगल सेक्शन को रिप्रेजेंट अलग तरीके से कराया जाता है. L89 into 76 into 12.7, longer length, shorter length and thickness. Now double angle sections are denoted by two L's. 2 into L89 into 76 into 12.7, which means that two angle sections जिनका 89 into 76 into 12.7, again वही 89 is the longer length, 76 is the shorter length and 12.75 is the thickness, placed side by side in one of the following ways. कि अगर आप इनको साइड बाय साइड आप इस तरह से पुट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं. अगर आप दो एंगल सेक्शन को इकट्ठा यूज कर रहे हैं, एक ही लोकेशन के अंदर दोनों एंगल सेक्शन को कंबाइन के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं दोनों एंगल सेक्शंस को. और ये आपके पास जो है वो डिफरेंट लेग्स और आर्म्स होती हैं, इनकी डिफरेंट डिस्टेंसेस वगैरह होते हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाता है टी शेप्स. उसके बाद हमारे पास आ जाता है टी शेप्स. These are called structural T's. इनको structural T's भी कहा जाता है या structural जो है वो T shapes भी कहा जाता है. These are obtained by splitting W, S और M shapes and are called WT, ST और MT shapes respectively. ये बेसिकली आपके जो W सेक्शन था, S सेक्शन था और M सेक्शन था, तीनों जो I सेक्शन थे उनको स्प्लिट किया जाता है दो हिस्सों के अंदर. अगर फॉर एग्जांपल इसको मजीद सेकंड पार्ट के साथ कनेक्ट किया जाए तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ W सेक्शन. इसको दो हिस्सों में हमने जस्ट ब्रेक किया है और दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ WT, ST और MT. यानी अगर आपने W सेक्शन चुना है तो अगर आप उसमें ब्रेक किया है दो हिस्सों के अंदर, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ WT. और अगर M shape है तो it will be considered as MT. A WT 205 into 30 is a structural T with a nominal depth of 205 millimeter and kilogram force जो है उसका 30 unit weight जो है वो 30 किलोग्राम फोर्स पर मीटर है and is obtained by W section जो हमने डिस्कस करा है, जिसकी ओवरऑल लेंथ जो है वो 205 into 2 अप टू जाती है 410 और उसका जो वेट है बेसिकली वो जाता है 60. तो टी शेप्स बेसिकली स्ट्रक्चरल टीज कहलाती हैं जो कि स्प्लिट किया जाता है जिनके अंदर आपके डब्ल्यू सेक्शन को, एस सेक्शन को और एम सेक्शन को. ये आपकी डेजिग्नेशन या पढ़ने का जो मकसद है हमारा वो ये कि आगे जो भी हमने डिजाइन वगैरह स्टार्ट करने हैं सब्जेक्ट के वो तमाम आपके इन डेजिग्नेशन के ऊपर डिपेंडेंट होंगे. अगर ये आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज हो जाते हैं, याद हो जाते हैं, इनका अपना यूनिट वेट्स याद हो जाते हैं, तो इट विल बी इजियर फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड आवर डिजाइन एग्जांपल्स जो हमने डिजाइन करने हैं आगे अपकमिंग क्लासेस के अंदर.
नाउ व्हाट इज कोल्ड फॉर्म शेप्स? ये थे हॉट रोल्ड सेक्शंस। अब कोल्ड फॉर्म शेप्स कौन सी हैं? दीज सेक्शंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम थिन हाई स्ट्रेंथ स्टील अलॉय प्लेट्स अंडर नॉर्मल टेम्परेचर्स। और ये थिनर सेक्शंस हैं, इनको बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा लेंथी प्रोसेस है, जिनको प्रेस कर करके कंटिन्यूअसली रिक्रिस्टलाइजेशन कर करके हमने जो है इनको एक वेल प्रिसाइज डायमेंशंस के अंदर हम बनाते हैं। सम ऑफ द कॉमन शेप्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ सेक्शंस आर ड्रॉन एज जेड सेक्शंस अवेलेबल हैं, जीटा सेक्शन भी इनको कहा जाता है, लिप जेल भी कहा जाता है। उसके बाद सी सेक्शंस के अंदर ये प्लेन फॉर्म में अवेलेबल है, लिप फॉर्म में, उसके बाद जो है सिग्मा फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो ये आपके सेक्शन बेसिकली जिनको आजकल के ज़माने में हम थिन वॉल्ड मेंबर्स कहते हैं या शेल मेंबर्स भी कहा जाता है, ये आपके कोल्ड फॉर्म शेप्स हैं जो कि हम स्ट्रक्चरल स्टील के तौर पे यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। नाउ व्हाट इज बिल्ट अप सेक्शंस? कि बिल्ट अप सेक्शन बेसिकली क्या है कि बिल्ट अप सेक्शन जो है वो स्टैंडर्ड जो आपके हॉट रोल्ड सेक्शन थे उनको हम कंबाइन करके यूज करते हैं। दैट सेक्शंस बेसिकली आर कंसीडर्ड एज अ बिल्ट अप सेक्शंस। Sections made by combining two or more standard hot rolled sections joined together at intervals with the help of direct welding, staplets and lacings are called as a built-up sections। इनके अंदर फॉर एग्जांपल दो जो है वो आई सेक्शंस आपने या डब्ल्यू शेप या एन शेप या एस शेप जो है उनको आपने मर्ज कर लिया, दो चैनल्स को आपस में कंबाइन के तौर पे यूज किया, इन दिस डायरेक्शन आल्सो, इन दिस डायरेक्शन आल्सो। इस फॉर्म के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं, इस फॉर्म के अंदर भी। एंगल सेक्शंस आप इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, इस फॉर्म के अंदर भी यूज कर सकते हैं। देन वी हैव इन्वर्टेड टी, उसके बाद जो है वो टीज हैं, आई है, अलग अलग कंपोजिशंस हैं। दो आपके पास जो है वो एस शेप आ गए, उसके बाद दो चैनल्स आ गए, या आपके पास मजीद जो है वो दो एंगल्स को आपने इस तरफ यूज किया। तो ये आपके पास तमाम जो सेक्शन है जिनके अंदर दो या मोर जो है वो दो से ज्यादा हम कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं हॉट रोल सेक्शन को। ये हमारा बेसिकली ये मैकेनिज्म वो कहलाता है बिल्ट अप सेक्शंस। नाउ स्टील सेक्शंस डेजिग्नेशन सिस्टम हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल शेप्स आर एब्रिवेटेड बाय अ सर्टेन टर्म यूजुअली डिस्क्राइब्ड इन LRFD मैनुअल फॉर यूज इन ड्राइंग स्पेसिफिकेशंस एंड डिजाइन। कि जो हम LRFD मैनुअल के हिसाब से तमाम डेजिग्नेशन सिस्टम्स हैं, तमाम स्ट्रक्चरल सेक्शंस को हम डिफरेंट सिस्टम से रिप्रेजेंट कराते हैं, क्योंकि हमने तमाम अपनी स्पेसिफिकेशंस, डिजाइंस एंड ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं, तो हम इन सेक्शंस को एज पर LRFD मैनुअल डिजाइन की जो एब्रीविएशंस हैं उन हिसाब से रिप्रेजेंट कराते हैं। दिस सिस्टम हैज बी स्टैंडर्डाइज्ड, और ये स्टैंडर्ड्स या LRFD स्पेसिफिकेशंस इसलिए दिया गया है ताकि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हमने फोर्सफुली मजबूर किया हुआ है हर बंदे को, ताकि इन स्टैंडर्ड सजेस्टेड जो आइडेंटिफिकेशंस है वो यूज करनी है इवन फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्डरिंग, बिलिंग, etc। आप ड्राइंग्स के अंदर ऑर्डर कर रहे हो उस वक्त भी, और जो है वो आपने स्ट्रक्चर के अंदर यूज करना है, तो इसके डिफरेंट जो है वो डेजिग्नेशन सिस्टम्स हैं, उन डेजिग्नेशन सिस्टम को हमने मेमोराइज करना होता है ताकि जो है वो हम इनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और यूटिलाइज कर सकें। Some of the examples of this abbreviation system basically are AW17/117 is a W section approximately 27 inches deep, weighing 114 pound per feet। उसके बाद जो है वो S12 section है। HP basically is a new section, HP12/74, it's representing for bearing pile section which is approximately 12 inches deep and weight of 74 pound per feet। तो ये आपके पास डेजिग्नेशन है डिफरेंट सिस्टम्स की, डिफरेंट जो आपके स्टील सेक्शंस हैं उनके हवाले से, जो कि हमने इंडस्ट्री के अंदर यूज करने हैं, और इवन मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो आपको यही डेजिग्नेशन सिस्टम्स वगैरह उन्होंने फॉलो करके बनाने भी हैं, और आगे जो सप्लायर वगैरह है उन्होंने भी बिलिंग, इवन जो उनकी ऑर्डरिंग वगैरह होती है वो भी इन डेजिग्नेशन सिस्टम्स को फॉलो करते हुए हमने ऑर्डर करना है। उसके बाद चैनल सेक्शन है। MC बेसिकली इज अ मिसलेनियस चैनल 18 inches deep and weight of 58 pound per feet, which cannot be classified as a C shape because of its dimension। C shape basically is another thing, जिसका सेक्शन जो है वो C into 10 into 30 है फॉर एग्जांपल चैनल, जिसका डेप्थ जो है वो 10 इंच है, और यहाँ पे MC बेसिकली इज एन 18 inches डेप्थ। दोनों के अंदर जो है वो खास फर्क है, इस वजह से MC is another type of channel, C is another type of channel। Now an L6 into 6 into 1/2 is an equal leg angle, क्योंकि दोनों जो लेंथ है वो बेसिकली सेम है। अगर लेंथ आपकी एक 6 थी एक 8 होती तो जो है वो हम लॉन्गर लेंथ 6 कंसीडर कर रहे होते।
और जो है वो 8 इंच हमारी शॉर्टर साइड हो जाती है और थिकनेस जो है वो 1/2 इंच हो जाती है। यहाँ पे दोनों लेंथ जो है वो सेम है, इस वजह से हम कंसीडर कर रहे हैं इक्वल लेग एंगल, ईच लेंथ बीइंग 6 इंचेस लॉन्ग एंड 1/2 इंच थिक। तो ये आपके पास वेरियस स्टील सेक्शंस हैं जिनको इवन जो है वो LRFD स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से हम किस तरह से रिप्रेजेंट कराते हैं। स्टैंडर्ड चैनल सेक्शंस हैं, तमाम सेक्शंस के आपके पास डिजायर्ड डायमेंशंस वगैरह गिवन है। C457 × 86 एरिया क्या होता है, इसकी डेप्थ क्या होती है आप प्रोवाइड करते हो। अगर आपका ये सेक्शन है जिसका आप एरिया ये प्रोवाइड कर सकते हैं, डेप्थ, उसके बाद विड्थ है, थिकनेस ऑफ द सेक्शन है, वेब थिकनेसेस हैं, उसके बाद इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आप किस तरह से मूव कराते हो। तो ये तमाम डेजिग्नेशंस हैं जो कि जब हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। देयर वी हैव अ मॉडर्न स्ट्रक्चरल स्टील्स कि मॉडर्न स्ट्रक्चरल स्टील्स बेसिकली क्या करते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील यूज कैन बी ग्रेटली चेंज बाय वेरिंग द क्वांटिटीज ऑफ कार्बन प्रेजेंट एंड एडिंग अदर एलिमेंट्स सच एज कि आप कार्बन के कंटेंट से प्ले करते हो। आजकल जो पूरी दुनिया के काम चल रहा है वो यही चल रहा है कि मॉडर्न स्टील्स को डेवलप किया जाए, हाई स्ट्रेंथ स्टील्स को डेवलप किया जाए, उसके अंदर वो कार्बन का कंटेंट बढ़ा देते हैं, उसके साथ एडिशनल एलिमेंट्स जो है वो एज सिलिकॉन, निकल, मैग्नीज एंड कॉपर वगैरह यूज करते हैं। अ स्टील हैविंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ दीज एलिमेंट्स इज रिफर्ड एज एन अलॉय स्टील। अलॉय स्टील के ऊपर जो है वो सिग्निफिकेंटली इस वक्त काम हो रहा है दुनिया के अंदर, जिसको जो है वो उन्होंने नाम दिया हुआ है मॉडर्न स्ट्रक्चरल स्टील्स, जिनकी जो यील्डिंग पॉइंट के हिसाब से मॉडर्न स्टील किस तरह से रिफॉर्म हुए कि पास्ट डेज के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चरल कार्बन स्टील था जिसको हम A36 से रिप्रेजेंट कराते थे, यानी हमारे पास जिसकी यील्ड स्ट्रेंथ थी वो 36 KSI थी, जो कि नॉर्मल स्ट्रक्चरल स्टील के तौर पे यूज होता था। आज जो है वो हमारे पास 50 KSI का स्टील जो है वो इजीली अवेलेबल है एंड सोल्ड एट ऑलमोस्ट सेम प्राइस एज A36 KSI स्टील। कि हम 50 KSI का जो स्टील है स्ट्रक्चरल स्टील आज में इजीली उसी प्राइस पे अवेलेबल है जिसपे हमारे पास FY36 KSI का अवेलेबल था। स्ट्रक्चरल स्टील्स आर जनरली ग्रुप्ड इनटू सेवरल मेजर ASTM स्पेसिफिकेशंस, इनको वेरियस क्लासिफाई किया गया वेरियस ग्रुप्स के अंदर जो कि एज पर स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड्स कौन से, ASTM अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स, इन्होंने जो है वो वेरियस क्लासिफिकेशंस के अंदर इन स्ट्रक्चरल स्टील्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है जो कि हमने फॉलो अप करना होता है इंडस्ट्री के अंदर। यील्ड पॉइंट ऑफ मॉडर्न स्टील्स के अंदर जो ASTM की स्पेसिफिकेशंस हैं, जो एज पर ASTM स्पेसिफिकेशंस हैं, वो कार्बन स्टील्स कौन से हैं, A36, A53, 500, 501, 529, इनको हम कार्बन स्टील्स कहते हैं। उसके बाद हाई स्ट्रेंथ लो अलाय स्टील जो है A572, 618, A913 एंड A992। द corrosion रेजिस्टेंस हाई स्ट्रेंथ लो अलाय स्टील जो है A242, A588 एंड A847। तो ये हमारे पास डिफरेंट डेजिग्नेशंस हैं वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील के लिए जो कि हमें ASTM स्टैंडर्ड्स ने सजेस्ट किए हैं। कंसीडरेबल इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड फॉर ईच ऑफ दीज स्टील्स इन पार्ट 2 द LRFD मैनुअल, जो कि हम जाहिद अहमद सिद्दीकी का जो बुक फॉलो करेंगे हमारे स्ट्रक्चरल डिजाइंस के अंदर, उनका जो मैनुअल है LRFD का, जो डिजाइन एड्स हैं या मैनुअल्स हैं, उनके अंदर मजीद इनकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह क्लियरली सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हम जब डिज़ाइन अपने स्टार्ट करेंगे तो उस बुक में से जो हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो हम कलेक्ट भी करेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको शेयर भी करूँगा। यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील्स, कि हमारे पास आजकल के ज़माने में जो है अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील्स अवेलेबल हैं जिनकी यील्डिंग स्ट्रेंथ 160 to 300 KSI तक इजीली अवेलेबल है। These steels have not been included in LRFD manual because they have not been assigned ASTM numbers। कि हमारे पास जो आजकल बहुत सारे लेटेस्ट फॉर्म्स आ गए हैं स्टील के जो कि मैनुअल के अंदर ऐड नहीं किए गए क्योंकि उनके जो है वो ASTM के नंबर अभी उनको अलॉट नहीं हुए, क्योंकि अभी उनकी टेस्टिंग वगैरह होनी है, उन्होंने स्टैंडर्ड्स स्पेसिफिकेशंस अप्लाई करनी है, उनके लिए फार्मूलेट करना है सारी चीज़ें, उसके बाद वो एक मैनुअल्स के अंदर जो है वो चीज़ें पब्लिश होंगी। द स्टील इंडस्ट्री जो है इज़ नाउ एक्सपेरिमेंटिंग विद स्टील विद द यील्ड स्ट्रेसेस फ्रॉम 200 to 300 KSI। तो आजकल हमारे पास काम चल रहे हैं लोगों के, वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स वगैरह चल रहे हैं कि स्टील जो है वो अप टू 300 KSI तक जो है वो बनाया जाए यील्ड स्ट्रेस में। इट इज बिलीव दैट द स्टील्स विद 500 KSI यील्ड स्ट्रेंथ विल बी मेड अवेलेबल इन फ्यू इयर्स, कि वो भी आपके पास जो है वो कुछ सालों के अंदर अप टू 500 KSI स्टील जो है वो भी आ जाएगा। The theoretical binding force between iron atoms has been estimated in excess of 4000 KSI, कि 4000 KSI तक जो है वो
आयरन आइटम्स के दरमियान जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस या बाइंडिंग फोर्सेस जो है वो कैलकुलेट की गई हैं, जिनके ऊपर थ्योरीज वगैरह आना स्टार्ट हो गई हैं। अब जब वो प्रैक्टिकल फॉर्म में आएगा ज़ाहिर उसमें टाइम लगेगा। नाउ यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील्स, factors that lead to the use of high strength steels basically are superior corrosion resistance। जो high strength steels develop हो रहे हैं आजकल वो एक एंटी कंडेंसेशन मटेरियल्स हैं जो कि आपकी corrosion को significantly reduce करते हैं या resist करते हैं। possibly savings in shipping, erection and foundation cost caused by the weight savings। जो आपका उसका weight है उन structures का वो भी significantly कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो charges हैं transportation के, shipping के, उनको लगाने के, जो आपको heavy equipments या मशीनरी चाहिए जो कोई उन एलिमेंट्स को उठा के फिट करवाए साइड के ऊपर, वो आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी, उनकी कॉस्ट वगैरह। यूज़ ऑफ शेलो बीम्स परमिटिंग स्मॉलर फ्लोट डेप्थ्स, या आपके शेलो मेंबर्स हैं जो या लाइटर मेंबर्स हैं जिनकी वजह से जो है वो ओवरऑल फ्लोट डेप्थ्स वगैरह वो भी रिड्यूस हो जाएंगी। पॉसिबल सेविंग्स इन फायर प्रूफिंग बिकॉज स्मॉलर मेंबर्स कैन बी यूज, जो है वो फायर प्रूफिंग मटीरियल्स वगैरह यूज़ करने में हमारे पास जो है उनको कम यूजेज होगा उनका, क्योंकि ये आपके पास हाई स्ट्रेंथ मटीरियल्स हैं जो कि स्मॉलर मेंबर्स के तौर पे भी आप एडजस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर एंड इंजीनियर, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एज अ डिज़ाइनर। Number one, the structural steel designer or engineer must learn to arrange and proportion the parts of structures so that they can be practically erected and have sufficient strength and reasonable economy। कि जब आप उनको स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर को, इंजीनियर को पता होना है कि हमने किस तरह से एलिमेंट्स को लगाने हैं इन अ रीजनेबल, ताकि हम जो है एक रीजनेबल स्ट्रेंथ भी अचीव कर सकें और एक प्रॉपर अमाउंट या इकोनॉमिकल जो कॉस्ट्स हैं वो हमारे कंट्रोल में हो। सम ऑफ द आइटम्स दैट कैन बी कंसीडर्ड आर इंक्लूडिंग सेफ्टी, कॉस्ट एंड प्रैक्टिकलिटी। कि फर्स्ट मेजर थिंग इज नाउ नंबर वन इज द सेफ्टी, कि स्ट्रक्चरल मेंबर का या डिज़ाइनर का सिर्फ ये फंक्शन नहीं है कि उन्होंने जो है वो मेंबर्स को लगा दिया और मेंबर जो है वो आपके उस लोड को या जो अप्लाई लोड हो रहे हैं उस मेंबर के ऊपर उन लोड्स को वो बियर कर रहा है। नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट उसकी अपीयरेंस भी है, हमारे लिए उसकी इंपॉर्टेंट जो है वो लुक, फिजिबिलिटी भी है। स्ट्रक्चर के अंदर बैठे हुए लोग जो है वो मेंबर उसको डिफॉर्म नज़र आ रहे हैं, डिफ्लेक्शन नज़र आ रही है, अंदर क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, तो ये जो है वो एक गलत पर्सपेक्टिव जनरेट होता है उस वजह से। तो सेफ्टी हमें हर एंगल के हिसाब से देखनी होती है। सेकेंड थिंग इज द कॉस्ट। Engineer or designer needs to keep in mind the factors that can lower cost without sacrificing the strength। कि हमें पता होना चाहिए कि हम जो है वो स्ट्रेंथ को कंप्रोमाइज़ किए बगैर हम किस तरह से जो है वो कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड साइज मेंबर्स, सिंपल कनेक्शंस, ETC। हम उन मेंबर्स के अंदर जो है वो हम अपनी एक इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव जो है वहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन जो है वो हम मेंबर्स को जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनको हम कम करके या उड़ा के या ख़त्म करके जो है वो हम अपनी वो कॉस्ट वगैरह को रिड्यूस नहीं कर सकते, जिस तरह से नॉर्मली हमारी इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है आजकल। Then we have a practicality। Designers and engineers need to understand fabrication methods। उनको fabrication method पता होने चाहिए, किस तरह से कौन सी चीज़ें किस तरह से लगानी है, and should try to fit their work onto the fabrication facilities available। कि वो जो available resources हैं उनको उन्होंने utilize करना है, अच्छे तरीके से चीज़ें बनानी है। The more the designer knows about problems, tolerances and clearances in shop and field, the more probabilities that reasonable, practical एंड इकोनॉमिकल डिज़ाइन विल बी प्रोड्यूस। कि तमाम जो प्रैक्टिकल कंडीशंस हैं उनको उसमें फोकस करना है, उसके बाद जो है वो हमें एक फंक्शनल स्ट्रक्चर या एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। नाउ दिस इज द असाइनमेंट नंबर 2 फॉर दिस लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन द मैकेनिक्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। स्टील स्ट्रक्चर जो है वो उसकी बेसिक जो मैकेनिक्स है वो बेसिकली किस तरह से काम करती है। इन सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज रोलिंग एंड रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, कि ये रोलिंग एंड रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, किस तरह से इसका मैकेनिज्म काम करता है। एंड देन एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रोलिंग ऑफ स्टील एंड हाईलाइट द मेजर डिफरेंसेस। कि जो मेथड हैं रोलिंग स्टील के उनको एक्सप्लेन करें और उसके बाद दोनों मेथड्स के दरमियान जो मेजर डिफरेंसेस हैं उनको इलेबरेट करें। एंड देन फाइनल क्वेश्चन, इलेबरेट द स्टैंडर्ड स्टील शेप्स इन डिटेल। कि जो स्टैंडर्ड स्टील शेप्स हैं जो हम इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं फॉर परचेजिंग पर्पजेज, फॉर जो है वो यूजिंग पर्पजेज, ड्राइंग्स के अंदर स्पेसिफाई कराते हैं, वो हम किस तरह से रिप्रेजेंट कराते हैं, उनको अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।